अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा एक टेस्ट ही दे दें यार। है एक ही कल दे दें, परसों दे दें। क्या दिन रखना है सेब है? वेडनेसडे। वेडनेसडे को दे दें यार। ऑडिट का है। ऑडिट वही है ना जिसमें ऑडिट करना होता है। और वो तो थर्सडे कर ले यार। स्प्रिंग वेडनेसडे कर लें, जिसको मसला होगा वो बाद में अलग से दे दे। एमएफए का पास पेपर खोले। 23 अटेम्प्ट स्प्रिंग। अच्छा वो एक आसान सा सवाल दिया था होमवर्क। नहीं मसला था उसमें। मैंने ऑटम 16 सवाल एक दिया था करने को, और उसमें एक मसला नॉर्मली होता है कॉम को, वो बता देता हूं। बाकी उसके अलावा भी पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जो उसमें रेंट है वो अभी इस वक्त हमने एक बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, हैज बीन रेंटेड आउट एट 6 मिलियन। तो फिर ये 6 मिलियन ये गुजरे हुए साल की फिगर है, इसलिए हमें ईयर 1 का रेंट लिखने के लिए इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। जबकि जो बाकी सेलिंग प्राइसेस, वेरिएबल कॉस्ट, ये ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे। क्योंकि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और सेल प्राइस वुड भी इतनी, वेरिएबल कॉस्ट वुड भी इतनी, तो ये ईयर 1 की है, इसलिए इनको ईयर 2 से इन्फ्लेट करना है। लेकिन जो रेंट है वो गुजरे हुए साल की फिगर बताई हुई है, तो इसलिए उसको ईयर 1 में भी इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट था इसमें, और दूसरा पॉइंट ये था कि फिक्स कॉस्ट पर लीटर कहां से आ गए। फिक्स कॉस्ट तो टोटल चीज होती है, तो उसने ओ यार जबरदस्ती बना के दिया, आप उसको टोटल कर लें, तो उसको टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल तक पहुंच जाएंगे। और जिस जीनियस इंसान ने 100 रुपए को हर साल के यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, 100 रुपए ईयर 1 में 2.5 लाख से मल्टीप्लाई, ईयर 2 में 3 लाख से मल्टीप्लाई, ईयर 3 में 20 से मल्टीप्लाई, तो वो रिजल्ट का इंतजार ना करें, पहले ही ड्रॉप कर दें, क्योंकि कॉस्ट तो फिर नहीं पास होनी उनकी। तो ये 100 रुपए को हर साल के यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई करना था, सवाल किया है 280 से मल्टीप्लाई करके टोटल तक पहुंचाना था। और इसमें आपने कुछ बताने हैं तो पूछें। जी बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल के बारे में एक नोट लिख लें। अगर सवाल में वर्किंग कैपिटल को स्पेसिफिकली इन्फ्लेट करने का कहा है फिर तो जरूर करना है। वर्किंग कैपिटल को स्पेसिफिकली इन्फ्लेट करने का कहा है तो जरूर करना है। और अगर स्पेसिफिकली नहीं कहा तो फिर आपकी मर्जी है, आप नोट देके इन्फ्लेट करना है कर लें, नहीं करना ना करें। चलिए एमएफए का सवाल खोलें। स्प्रिंग 23। स्प्रिंग 23। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है। चिराट मोबाइल्स वो खरीद ली है तो उसमें होगा, नहीं तो पास पेपर्स आपको अलग से डाउनलोड किए हो तो उसमें होगा। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल है, चिराट मोबाइल्स। जो पास पेपर में देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन 7 था। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ये जो हंसते खेलते खुशोकरम जिंदगी गुजारते नजर आ रहे, सवाल नहीं पढ़ रहे।
पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रहे हैं सस्ती सी, और उसके लिए प्लान सेटअप करना है, और रिक्वायर्ड ये है कि एनपीवी से बताएं कि स्मार्ट वॉच लॉन्च करें या ना करें। और ये अगर रिक्वायर्ड में ब्रैकेट में ना भी लिखा होता ना, तो फिर भी हम यही अज्यूम किया करते हैं कि कैश फ्लो साल के एंड पे होते हैं। तो बेशक अगर आपको कोई चीज पर मंथ भी बताई हुई है तो उसको पूरे साल का बना लेने होते हैं, तो बीच में कुछ पर मंथ चीजें भी हैं तो उसको हम कर लेंगे साल की। चले करते हैं जी। टैक्स सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर सेम ईयर, तो कॉलम कितने बन जाएंगे? 0 1 2 3 4 5। स्प्रिंग 23 0 1 2 3 6 बनेंगे। ओह अच्छा अच्छा, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताई हुई है ईयर 1 की 4000। इसको ईयर 1 में इंक्लूड करना है क्योंकि ये तो करंट बताई है, नहीं करना। लिखा हुआ है कि ईयर 1 में भी उतने ही रहेगी जितनी करंट है, तो ईयर 1 में यही रहेगी। उसके बाद हम कह देते हैं LY इंटू 1.09 4352 51 5646। ईयर 1 में कितनी वॉचेस बेच लेंगे? 3000 पर मंथ, तो साल में होते हैं आजकल 12 महीने, तो ईयर 1 हो जाएगा 36,000। और उसके बाद LY इंटू 1.05, तो 37800 39690 675 43758। और इनको कर लेते हैं टोटल, और टोटल कर लेंगे रुपीज मिलियन में। 144 164.8 है जी। ये कौन करता है? ये क्या हो रहा है? ये 144 164.8 188.61 215.88 247.1। थोड़ा सा मुंह को ना ऐसे राइट पे भी करे, ऐसे है ना, थोड़ा सा ऐसे करे, थोड़ा सा सेंटेंस को और आगे पढ़े ना। एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन फर्स्ट ईयर ना, तो इसलिए वो। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आ गई 144 164.8 188.61 215.88 247.1। अच्छा, ये बाकी भी सुने, ये रिकॉर्डिंग वालों को भी हो सकता है मसला हो। पॉइंट नंबर 8 में, नहीं पॉइंट 9 7 में लिखा हुआ है ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टुडेज रेट। तो फिर हम इन्फ्लेशन 2 से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आगे लिखा हुआ है एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द फर्स्ट ईयर, इसलिए इन्फ्लेट ईयर 2 से कर रहे हैं।
अच्छा, सेल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह की जगह आ गई कंट्रीब्यूशन। ये चूंकि पहली ही लाइन ये लिखनी होती है इसलिए हम डायरेक्टली इसी पे छलांग लगा देते हैं, लेकिन अब इसके बाद तमीज से शुरू से सवाल पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनकर्ड एन अमाउंट। तो 0.5 मिलियन ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसमें से 3 लाख तो देने हैं अभी, तो वो देने ही देने हैं क्योंकि काम पहले हो चुका हुआ है। तो पॉइंट 1 का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, प्लांट में 250 लिख लेंगे और इस लोन का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, हैज बीन करंटली रेंटेड आउट। और ये हैज बीन है ना, ये तो गुजरा हुआ साल है, लेकिन ईयर 1 में भी किराया इतना ही रहेगा। ये पॉइंट नंबर 7 से पता चल रहा है। तो बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, अगर प्लांट सेटअप कर दिया तो रेंट लॉस्ट। तो ईयर 1 में तो ईयर 1 0.5 इंटू 12 और ईयर 2 ऑनवर्ड्स LY इंटू 1.09। तो पहले साल का हो गया 6.54 7.13 7747। इस टैक्स के बाद लिखें, ये जो रेंट है इस पे टैक्स की कोई ट्रीटमेंट करनी है कि नहीं करनी है, या क्या इसको टैक्स के बाद लिखना चाहिए? क्यों टैक्स के बाद क्यों? कैश फ्लो नहीं है, हवाई चीज है। अच्छा, ये हवाई चीज है रेंट, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह के आउटफ्लो दिखा रहे हैं, तो फिर असल में तो कैश पे नहीं होना, तो फिर टैक्स की लाइन से ये नीचे आना चाहिए, या ठीक है ऐसे? ठीक है ऐसे, क्यों? हाँ, तो अगर मैंने इधर ऊपर लिख लिया और बाद में मैंने नेट करके उस पर टैक्स लगाया तो फिर तो उस पर टैक्स भी आएगा, है? तो नहीं, आप कह रहे हैं इस पर टैक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पर, क्यों लगेगा? नहीं, आप ये कह रही हैं कि इसको टैक्स के बाद देना चाहिए या ठीक किया है, तो इस पर तो टैक्स आ जाएगा, तो आना चाहिए। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेशक एक हवाई चीज है, लेकिन उसको यहां बिल्कुल लिखना है तो ऑटम 16 में टैक्स नहीं था, नहीं था। इसको आउटफ्लो दिखाना है, इसलिए नहीं कि पैसे दे रहे होंगे, इसलिए कि इनफ्लो होना था, नहीं होगा। तो अगर ये रेंट इनकम कमाते तो टैक्स देना था, तो वो नहीं जाएगा। तो हाँ, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट होनी है, जिस जिस आइटम की टैक्स ट्रीटमेंट होनी है उसको हम टैक्स वाली लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट आनी है, बिल्कुल आनी है। अगर इस पर टैक्स पढ़ना था तो वो भी तो बचेगा ना, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट है, तो जिस जिस चीज की भी टैक्स ट्रीटमेंट है वो ऊपर लिख के उसके बाद फिर टैक्स आता। अच्छा, आपने क्या पूछा था? जी, यूनिट्स इन्फ्लेट नहीं होते, यूनिट्स नहीं, इन्फ्लेशन यूनिट्स की नहीं होती है। ये तो हमने वो 3000 वाले पॉइंट में कहा है ना। ये 3000 घड़ियां जो पहले साल में बेचनी है, इन्होंने 5% पर एनम बढ़ना है, ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये तो यूनिट्स का बढ़ना है, तो वो ईयर 1 से ईयर 2 से बढ़ेगा। नहीं, मुझे बात नहीं समझ आपकी, ईयर 1 में नहीं बढ़ा रहे, ईयर 1 की सेल्स वो बता रहे हैं ना। सीएम देखिए, पहले हम ये घड़ियां बेचते हैं या नहीं बेचने लगे, तो सीएम एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 3000 वॉचेस, तो ये किस साल की बात कर रहा है? पहले ही साल की ना, तो पहले साल की 36,000 है, उसके बाद उसने 5% बढ़ना है जी। पॉइंट नंबर 3 तक, पॉइंट 3 डन। पॉइंट 4 फिक्स कॉस्ट 58 मिलियन, तो ईयर 1 की 58 है, और उसके बाद LY इंटू 1.09 जी, 63.22 91 11 81.87। क्या जी? देखें, ये सारा डाटा इसमें आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बताया है ना, तो फिक्स कॉस्ट का आपको कहा था अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है और उसमें फिक्स कॉस्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो रेलेवेंट ही है। 0.5 वर्किंग कैपिटल, इसको बाद में लिखेंगे। 0.6 डेप्रिसिएशन है, RV है। 0.7 0.8 11
2 पॉइंट बस 7 6 हाँ जी 2 वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कहा हुआ है कि शुरू में 15 मिलियन जाना है, उसके बाद उसमें कोई और इंक्रीज नहीं है और एंड पे 80% वापस मिलना है। तो शुरू में जाना है 15 और एंड पे आना है 15 का 80%। क्या जी, कहां लिखूं उसको? टैक्स की वर्किंग में ना। और प्लांट है 250 और आरवी इन्फ्लेट करनी है तो वो डेप्टन की वर्किंग में कर लेंगे। अच्छा जी, ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से FAR 2 कितने पढ़ चुके हुए हैं? पढ़ चुके हुए हैं? अच्छा। टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हुए डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में ऐड होती है? टैक्स डेप्रिसिएशन वो अकाउंटिंग का मसला है कि IAS 37 के तहत डिसमेंटलिंग को ऐड करना है। टैक्स डेप्रिसिएशन तो बस प्लांट की कॉस्ट पे लगती है, डिसमेंटलिंग उसमें टैक्स पर्पसेस के लिए ऐड नहीं होती है। IAS 12 बेशक सवाल नहीं आया, लेकिन आपने जिंदगी का अरसा लगाया उस पर, तो इसलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डिसमेंटलिंग का कोई काम नहीं है। और उसने आपसे FAR 2 पढ़ना तो उम्मीद ही नहीं की, इसीलिए पॉइंट 8 में लिखा है क्या कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स जब खर्चा होगा तब एक्सपेंस अलाउ होगा, यानी प्लांट की कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। और जो लोग अभी FAR 2 पढ़ रहे हैं वो दिल बर्दाश्त ना हो, परेशान ना हो, IAS 12 पढ़ना है अभी, तो वो सिर्फ इस पॉइंट 8 पे फोकस करें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट तब अलाउ होगी जब खर्चा होगा। तो इसलिए बेशक IAS 37 में इसको प्लांट में ऐड करना पड़ लिया, लेकिन यहां नहीं करना प्लांट में ऐड। तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 37.5 2 and 2.5, ईयर 2 31.88 18 0.62, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन 27.09 153.53, चौथे साल की
23.03 ओहो आराम से 130.5 पांचवी 19.58 1192। अच्छा यहां तक पहुंचे फिर डिसमेंटलिंग की एक बात बताता हूं आपको। तो फिर मैं आपको कर एक तरह से रहा हूंगा, दूसरी वैरायटी में आपको जबानी बता दूंगा, वो अगर किसी ने लिखनी हो तो लिख लेना। यहां तक पहुंचे फिर डिसमेंटलिंग की एक बात बतानी है। हाँ जी यहां तक पहुंचे। अच्छा डिसमेंटलिंग के बारे में एक बात सुन लें। यहां पर हम आरवी जो भी लिखेंगे, कम या ज्यादा जो भी होगी उसका डिफरेंस ये प्रॉफिट या लॉस बनेगा। चलो लॉस बनेगा, तो अगर ये आरवी कम होगी तो लॉस ज्यादा आएगा, और वो लॉस यहां पर एक एक्सपेंस के तौर पे टैक्स में क्लेम होगा। हम प्लांट को जितने का बेचेंगे, अगर डिसमेल्टिंग उसी में से नेट कर दें अगर, तो ये आरवी और कम हो जाएगी। बेचने में से डिसमेल्टिंग को नेट कर दें अगर, तो और कम हो जाएगी ना, लॉस और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इफेक्टिवली डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी एक एक्सपेंस कंसिडर होकर इसमें कवर हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या कही जा रहा हूं मैं। अगर हम यहां इन्फ्लेट नहीं करा, सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहां लिखा 100 तो 10.92 लॉस आ जाएगा, और अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 5 है और हमने यहां 95 लिख दिया तो फिर ये 15 हो जाएगा। यानी डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी और वो भी एज एन एक्सपेंस यहां कवर हो जाएगी। अगर सवाल में कहा होता कि डिसमेंटलिंग डिडक्शन अलाउ होनी ही नहीं है, तो हम हरगिज यहां डिसमेंटलिंग नेट ना करते और डिसमेंटलिंग को अलग से कैश आउटफ्लो लिखते, बस इसमें नेट ना करते, क्योंकि इसमें नेट करने से तो वो तो लॉस में कवर हो जाएगा। लेकिन चूंकि डिसमेंटलिंग भी टैक्स में अलाउड होनी है और एंड पे गेन लॉस भी होना है, तो हम डिसमेंटलिंग की अलग लाइन लिखने की बजाय यही नेट कर लेते हैं। आरवी कितनी 80, डिसमेंटलिंग कितनी, तो इसको यही नेट कर लेते हैं। जी जी करता हूं ब्रैकेट में लिखा इसलिए। तो 80 और ये दोनों करंट हैं, करता हूं इन्फ्लेट, इसको करते हैं अभी। इसको नेट कर लेने से डिसमेंटलिंग का टैक्स इफेक्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर डिसमेंटलिंग के साथ कहा होता कि अलाउड नहीं है, तो हम ये बिल्कुल भी यहां माइनस ना करते, इसको 80 ही रखते और डिसमेंटलिंग को अलग से आउटफ्लो दिखाते। और ये बात आपको जबानी याद हो गई है ना। पावर 4 1.23, तो प्रॉफिट आ जाएगा 0.31। जी एक मिनट सिर्फ, 1.23 जी। हाँ अगर हम इसको यहां से नेट ना करें तो फिर उसको यहां टैक्स में अलहदा एक्सपेंस भी दिखाते और वहां आउटफ्लो भी दिखाते, और ये भी कर सकते थे कि चूंकि वो अलाउड होता तो उसको हम ऊपर कहीं लिख लेते, यानी ऊपर कहीं एज एन एक्सपेंस 5वें साल में लिख लेते, ऐसे कर लेते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20%। वन टैक्स कितने परसेंट है? अच्छा अब ये टैक्स कैलकुलेट होगा और ये टैक्स यहां आएगा
और 20% पे एनपीवी निकलेगी। और आपकी शक्लों से आपकी काबिलियत टपक रही है, तो एनपीवी तो आप निकाल ही लेंगे। तो फिर हम करते हैं एक और सवाल। अच्छा, एक सवाल होमवर्क देना है, और तो आसान सवाल करा के मुश्किल होमवर्क दूं या मुश्किल होमवर्क देके आसान सवाल कराऊं? आसान सवाल करा के मुश्किल होमवर्क दूं, चलें ठीक है। अच्छा, होमवर्क है भाई, स्प्रिंग 19 लोटस एंटरप्राइजेस। लोटस एंटरप्राइजेस स्प्रिंग 19 किताब खरीद ली है तो उसमें भी होगा कहीं ना कहीं, और अगर आप वो नोट्स अभी तक देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन 10 था। लोटस एंटरप्राइजेस, ये होमवर्क है, करना जरूर है यार, है करिएगा। इसमें एक दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं, तो आप करेंगे तो डिस्कस करने का फायदा है, नहीं करेंगे तो फिर इतना फायदा नहीं है। तो ये करिएगा जरूर जरूर जरूर। अल्लाह करे जो ये सवाल करे वो पास हो जाए। अभी आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 18। इसमें एक यूनिट्स का पॉइंट मजे का है और एक इसमें रेंट की इन्फ्लेशन अच्छी है, बाकी तो सादा सवाल है जो भी क्लास में कराने लगा। यूनिट्स का अच्छा पॉइंट है और रेंट का इन्फ्लेशन। स्प्रिंग 18 वालिका लिमिटेड, बुक में भी होगा कहीं ना कहीं, और अगर नोट्स देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन 8 था, 8 ये वालिका लिमिटेड के नाम से सवाल है, पढ़ लीजिए। मैं करता हूं, होमवर्क दिया है मैंने स्प्रिंग 19, क्लास में कर रहे हैं हम स्प्रिंग 18, पढ़ लीजिए, करता हूं। अगर किसी ने निकाल लिया हो तो इसका आंसर 38.7 मिलियन आता है तकरीबन। इसकी एनपीवी 38.7 मिलियन आएगी। ये नोटेड ना? सवाल कहा था पढ़ने को यार?
चले पढ़ लिया। इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, यूनिट्स हैं, रेंट लॉस इसमें भी है, तो वैसा वैसा सही है। अच्छा ये अभी जो लाइन लिख रहा हूं ये ना लिखिएगा, यूनिट्स बताएं जी ईयर 1 में। 180,000, 198, 198, दो लाख। क्यों 2 लाख? क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 लाख है। आगे 180, 180, हमने प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए प्लांट की कैपेसिटी है बिल्कुल, लेकिन जो 10% का इंक्रीज बताया है वो प्रोडक्शन का इंक्रीज या सेल का इंक्रीज नहीं बताया, डिमांड के बारे में कहा है। पॉइंट नंबर 2, डिमांड इतनी होगी और डिमांड 10% बढ़ेगी। डिमांड मार्केट में डिमांड, हम प्रोडक्शन 10% बढ़ाएंगे नहीं, डिमांड इतनी बढ़ेगी। तो ये जो यूनिट्स हैं ये डिमांड के कैलकुलेट होंगे। वन पॉइंट बल्कि अलग अलग करते हैं, 180, 198, 2178, 020, ये डिमांड है। अब हम ये डिमांड पूरी कर सकेंगे कि नहीं वो कैपेसिटी के साथ चेक करते हैं। 180 हो जाएगी, 198 हो जाएगी, 217 की बजाय 2 लाख हो सकेगी, 196 हो जाएगी। ये है जी हमने जो लेने। नॉर्मल कैपेसिटी वो किधर है? मैंने 2 लाख ही लिया ना, प्रोडक्शन 2 लाख ही लिया। ऊपर मार्केट डिमांड है कि मार्केट में डिमांड इतनी है और वो इतना इतना ग्रो करेगी। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो तो कैपेसिटी देख के फैसला होगा। तो और क्या करेंगे बना के? तो डिमांड ही नहीं है तो उतनी बनाएंगे ना जितनी डिमांड होगी। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये ईयर 1 की है या इन्फ्लेट करना पड़ेगा पहले ही? ये ईयर 1 की है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर, उसके बाद इसने 5% बढ़ना है। तो ईयर 1 की है 100 और उसके बाद LY इंटू 1.05, 105, 25, 7, 6, तो टोटल बन गया 18, 20.79, 0569। ये पॉइंट नंबर 1 और 2 की अंग्रेजी से ये यूनिट्स निकाले हैं और पॉइंट नंबर 3 में कंट्रीब्यूशन है। पॉइंट 1, 2, 3 की अंग्रेजी में कोई एतराज है तो बताएं। हाँ जी, पॉइंट 1, 2, 3 ओके। जल्दी जल्दी जल्दी। पॉइंट 1, 2, 3। अच्छा पॉइंट 4 समझाता हूं। अभी पिछले सवाल में
नहीं, होमवर्क वाले सवाल में रेंट दिया हुआ था और उसको हमने 1 पे इन्फ्लेट किया था, जबकि बाकी सेल प्राइसेस वगैरह को 2 से इन्फ्लेट किया था। क्यों? क्योंकि जो सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट थी वो ईयर 1 की थी, जबकि रेंट कहा था हैज बीन रेंटेड आउट, तो वो करंट था, इसलिए हमने ईयर 1 में ही इन्फ्लेट किया था। लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में फर्क यह है कि वहां पर रेंट साल के शुरू में नहीं आता था, यहां पर साल के शुरू में। तो जो 6 मिलियन है, सॉरी 1.8 मिलियन विच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1.8 मिलियन, तो अब चूंकि एडवांस में पैसे जमा होते हैं तो अब मैं रेंट लॉस्ट को 0 पे लिखूं कि 1 पे? 0 पे। और 1.8 ही लिखूं कि इन्फ्लेट करके लिखूं? इन्फ्लेट करके लिखूंगा। वो पिछले साल का किराया था। देखें, एक साल जो गुजर गया, जहां हम यहां कहीं खड़े हुए हैं, इसका 1.8 था, पिछले सवाल में ये यहीं पे हो जाता होगा, और अब ईयर 1 में जो हमारा किराया कुर्बान होना है वो यहीं कहीं कुर्बान होना था, इसलिए ईयर 1 में टाइम 1 पे लिखा था, उसको इन्फ्लेट किया था और टाइम 1 पे लिखा था। इन्फ्लेट क्यों किया था? क्योंकि टाइम 1 पे लिख रहे थे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग से अब पहले साल किराए को बढ़ाना था। तो यहां पर भी ये एग्जिस्टिंग ईयर का 1.8 है, अब अगले साल का किराया फिर से 1.8 थोड़ी होगा, महंगा ही होगा। हाँ, उसको लिखेंगे कहां? लिखेंगे उसको यहां। तो इसलिए बेशक 0 पे लिखेंगे, लेकिन इसको इन्फ्लेट करके ही लिखेंगे। नहीं बनी बात? तो इसलिए 1.8 को लिखना 0 पे है, लेकिन इन्फ्लेट करके लिखना है। 1.9306 2.21 2.36 और कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो बस ये 2 ही चीजें। अब जब चीजें ही 2 हैं तो इनके टोटल की बजाय टैक्स की वर्किंग में इन्हीं को लिख लेते हैं। इसका नेट नहीं कर रहा मैं। ये वाला बेशक 0 पे लिखा है, लेकिन फॉर द ईयर 1 है, तो इसलिए ईयर 1 की टैक्सेशन में आएगा। ये टाइम 1 पे लिखा हुआ है, लेकिन रेंट फॉर ईयर 2 है, इसलिए इसकी टैक्सेशन में आएगा। बस ये 2 पॉइंट है सवाल में, एक वो यूनिट्स वाली बात और एक ये रेंट वाली बात। डेप्रिसिएशन आ जाएगी, एंड पे लॉस नहीं। टैक्स कितने परसेंट है? कॉस्ट होगी 50, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 12.5, नाइन पॉइंट जी, यहां पर लिखी ही सिर्फ 2 लाइनें हैं, उन्हीं 2 को मैंने दोबारा लिख लिया। जो पहले कभी सवाल किया था ना, 4-5 लाइनें थी, फिर उनका नेट टोटल किया था, फिर उस नेट को यहां लिखा था, तो अभी लाइनें ही सिर्फ 2 थी, और उनमें से भी इसको आगे खिसकाना था, तो टोटल करने की बजाय इन्हीं 2 लाइनों को यहां लिख लिया मैंने। 20.12 7.0 और यही कह रहे हैं कि आरबी होगी। और वर्किंग कैपिटल जो कल किया था उसमें से एग्जांपल 3, जिसमें इनिशियल 10 मिलियन और उसके बाद बस 10% को इन्फ्लेट करना था, और फिर इसकी 10% पे एनपीवी निकल आएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।